आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आलिया शाह ऑफिशियल। प्रोग्राम का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। अगर आपको पानी का शोर सुनाई नहीं दे रहा तो आप ये ना समझें कि पानी ठहर गया है, यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी धीमी धीमी चल रही है। तो ऐसा मत समझिएगा कि नीचे कोई तूफ़ान नहीं है। तूफ़ान बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सी खबरें आई, डेवलपमेंट्स हुई जो आप तक नहीं पहुंचा सकी, लेकिन आज उन खबरों पर बात की लेते हैं। ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं और कुछ शादियां भी हुई हैं सर, वो भी। और तो और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब में उनके घर के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों ने जो हमला किया उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान कुछ मायूस से दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि रैली निकालेंगे हम, अर्लीस्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, मई में कर दें आप डेट अनाउंस, और ना की तो मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो उनके जवाब में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान जल्दी से जल्द से शुरू कर दें और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें ताकि हमारी मुज़ाकरात से, डायलॉग से जान छूटे। उनको तो ज़रूरत ही नहीं, खान साहब, उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि उनसे डायलॉग करें। वो तो कह रहे हैं सत्य खैर आप प्रोटेस्ट करें। यानी वैसे खान साहब भी जब से आए हैं तब से, मतलब दुनिया में आने की मैं बात नहीं कर रही, यानी सियासत में जब से आए हैं तब से अब तक वो सड़कों पर हैं। वो जब अपनी हुकूमत में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी सड़कों पे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट। और रैली पहले इजाज़त नहीं मिली थी, अब उनको इजाज़त मिल गई है। सर ये क्या हुआ? ये इतना धीमा धीमा क्यों चल रहा है? मौसीकी इतनी धीमी क्यों है? म्यूज़िक इतना हल्का क्यों है? उसकी वजह ये है कि कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? ये डेली बेसिस पर होता था, ऐसी की तैसी। वो कहते हैं मौला जट ते नूरी नत वाला गंडासा पकड़ के खड़ा होता है, नौमान मौला जट नच नहीं वैसे तो कहते हैं, यानी ये कि आपको पता है इस तरह के जो सीन्स होते हैं ना। लेकिन वो एक इंडियन मूवी में भी है ना वो नाच, उसका बसंती नाच, वो वाला नहीं, वो वाली। अब ऑर्डर्स आजकल आ नहीं आ रहे। ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? वो कुछ ऑडियोज़ निकलने की देर थी, हमने देखा। अच्छा, वो जो बेगमात की ऑडियोज़ निकली थी, सॉरी सास बहू वाली, उसके बाद जो मीम्स उसके पर बनी हैं, जो वीडियोस बनी हैं, लेकिन ऑर्डर्स आना कम हो गए। बल्कि ये कहा गया कि ऐसा करें कि ये आपस में बैठ बूट के मुकमुका करें, यानी कि कुछ खुद ही करें, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। लेकिन ये नहीं हुआ कि उसके बाद ऑडियो ना आई हो। एक ऑडियो ने तहलका मचा दिया। और वो ऑडियो किसकी है सर? वो आप जानते हैं ना, वैसे तो उनको डैम वाले बाबा जी कहते हैं, आपको पता है, बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं साकिब निसार साहब। सर कोर्ट में तो हमारा उनका आमना सामना हो चुका है। वो तो फाइलें यूँ उठा उठा के चुप चुप के मुंह पे मारते हैं। बड़ी दबंग किस्म के वो चीफ जस्टिस थे। अच्छा, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं थे वो, तो ये फलाही जो काम होते थे वो भी फलाही से मुराद ये कि ये पब्लिक सर्विस जो है वो भी बड़ा किया करते थे। वो पहुँच जाते थे वो जगह जगह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उनके एलिजिडली मुबैना तौर पर उनके बेटे की ऑडियो निकल आई और 1 करोड़ और 20 लाख रुपए रिश्वत मांगते हुए ये वाली ऑडियो निकली है। और किस लिए? क्योंकि पीटीआई के टिकट दिलवाने के लिए इसने जोर लगाया, जिनका हम नाम ले रहे हैं, डैम वाले बाबा जी। तो यानी मुबैना तौर पर जो ऑडियो आई है सामने, वो उनके बेटे की है, जिसमें वो बड़ी खुश खुश बताया जा रहा है कि मुझे टिकट के लिए आ गया है, अब मैं उनको टिकट लेने जा रहा हूँ। तो जो उनके बेटे हैं साकिब निसार साहब के, नजम साकिब, वो कह रहे हैं कि मुबारक हो वगैरह वगैरह, और बस ठीक है, और आप आ जाएँ टिकट लेके, फौरी जो है मेरे पास पहुँचें। और उसके बाद वो फ़ोन करके किसी को कह रहे हैं कि ये इससे ज़रा पैसे वैसे जो है वो लो। वो कह रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख से कम ना लेना सर। 1 करोड़ तो, अच्छा वैसे तो कहते हैं कि वकील करने की क्या ज़रूरत है, जज कर लो। ये बहुत बुरी बात है, ऐसी बातें फैलाना बहुत बुरी बात है। मैं कुछ नहीं कह रही इस बारे में, आप ज़रा ये ऑडियो सुन लें, मुलाहिजा कर लें आप ऑडियो। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हाँ सर, जी। ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ रही, शुक्र अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगी 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके।
व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये अबूजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये अबूजर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो लूसी ने भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया था? उसके प्योर तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके। क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे? बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके। मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। अच्छा जी, ये ऑडियो आने के बाद हुआ क्या? जस्टिस साकिब निसार से जब ये सवाल किया गया ना, आपके बेटे की ये ऑडियो आ गई है, आपने पीटीआई से कहकर टिकट दिलवाई, तो उन्होंने कहा मैं एक प्राइवेट बंदा हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंशियल बंदा हूँ, मैं किसी की सिफारिश कर सकता हूँ, मैं किसी को किसी के बारे में कह सकता हूँ। अब वो रिटायरमेंट के बाद ऐसा कह सकते हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे ये पता चलता है या शुबा होता है कि जब वो अपने डेजिग्नेशन पर थे तो क्या तब भी वो ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहे हैं? अगर आप उसके बाद किसी की सिफारिश कर सकते हैं और इस तरीके से एक टिकट, और फिर उसके बाद एक और ऑडियो जो सामने आई कि 1,20,00,000 यानी इतनी रकम लेकर सिफारिश की गई है, तो उस पर तो इन्वेस्टिगेशन बनती है, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एक और बात है इसमें बड़ी है, और वो ये है कि ये कहा जाता है कि साकिब निसार साहब और उनके साथ कुछ और दीगर जजेस, जिन्होंने इमरान खान के कहने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया, जेल करवाई और उनको बाहर भिजवाया, तो ये तो बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, जलसों में खुलेआम कही गई हैं, स्पीचेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और उसके हवाले से भी ऑडियोज़ निकल चुकी हैं। तो फिर ये जो अब ऑडियो है ना, ये इस पे यानी एक स्टैंप लगाने वाली बात है कि हाँ ये सब होता रहे और ये हुआ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं तो समझती हूँ जस्टिस साकिब निसार, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं मुबैना तौर पर, लेकिन जब उनकी पहली वो आई स्टेटमेंट कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो एक तो उन्होंने ये कह दिया, उसके बाद ये 1,20,00,000 वाला मामला आ गया। फिर ये पता चला कि फवाद चौधरी मेरा ख्याल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो फेक है, आवाज़ ही वो नहीं है, उनके बेटे की आवाज़ नहीं है। अब तो ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जस्टिस साहब खुद ही कबूल कर चुके हैं कि हाँ ये उनकी है, उनकी फ़ायदा मैनू दसो। वो एक शादी की तस्वीरें वायरल हुई और वो है फ़ातिमा भुट्टो की शादी। अब फ़ातिमा भुट्टो कौन है? वो हैं बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी। वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जिनका कत्ल बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर थी तो मुर्तज़ा भुट्टो के घर के सामने हुआ था और पुलिस ने ही उनको मारा था, गोलियां मारी थी। फातिमा की जो है ये शादी हुई है, ग्रैहम नाम है, ग्राहम से जिब्रान भी साथ उन्हें कम, इससे पता ये चल रहा है कि उन्होंने शायद अब अपना नाम जिब्रान रख लिया है, वैसे उनका नाम ग्रैहम है। और वो बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि साथ में जब ये पिक्चर्स वायरल हुई तो उसमें फ़ातिमा ने और जुल्फ़िकार ने ये लिखा कि ये शादी एक तो बहुत ही स्मॉल गैदरिंग है और एक लाइब्रेरी में हुई है। उनके घर के अंदर 70 क्लिफ्टन, जो कि कराची का बड़ा ही मशहूर एरिया है, वो भुट्टो से लेकर अब तक उनका घर वही है, तो 70 क्लिफ्टन के जो लाइब्रेरी है जिसमें उन्होंने फिर लिखा हुआ कि उनके फादर ने ये जो बुक्स हैं और ये सारी हर एक पे उनके निशानात हैं, सब कुछ है, तो वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर वो शादी हुई है बहुत ही सादगी के साथ। ग्रेट, वेल डन, बहुत हमने उसको अप्रिशिएट किया। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने किस तरीके से कितनी सादगी से जो है शादी की है। तो ये भी चलता रहा पाकिस्तान के अंदर, तस्वीरें यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी वायरल होती नहीं है। वो क्यों, क्या वजह है उसकी कुछ रीज़न्स हैं कि फ़ातिमा की तस्वीरें वायरल होने, वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, एक पॉलिटिकल फैमिली की है, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है। उसमें कुछ और रीज़न्स ये हैं कि फ़ातिमा भुट्टो ने बुक्स भी लिखी हैं कई एक, और वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑथर हैं और वो अपनी अर्ली एज से ऑथर हैं। तो उनकी जो एक बुक है जिसमें उन्होंने अपनी सारी लाइफ और ये सियासत पे लिखा है, तो उसमें वो बेनज़ीर भुट्टो यानी अपनी फुप्पो को और उनकी हुकूमत को और उनके हस्बैंड को, आसिफ अली जरदारी को, अपने बाप के कत्ल का ज़िम्मेदार करार देती हैं। और इन दोनों ख़ानदानों में जो चपकलिश है वो बहुत अरसा पहले से चल चुकी थी। जिस वक्त बेनज़ीर
हमने ये सुना था, किस हद तक ठीक है हमें नहीं पता। बेनज़ीर भुट्टो की जिस वक्त कत्ल हुआ है उस दिन और अगले 2-3 दिन कहा ही जाता रहा कि आसिफ अली ज़रदानी ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से दोनों ख़ानदानों को जो है वो मिलाया जा सके। लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद से लेकर, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो थे बाहर जिला वतनी के उसमें, ज़िया के दौर से ही वहाँ पे गए हुए थे। कहा जाता है कि जो दूसरा उनका भाई था उसको भी ज़ियाउल हक ने जहर दे के मरवाया था। इस तरह की सारी दास्तानें, बहुत लंबी दास्तानें, इस पे तो हम कई एक प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ये कहा जाता था कि बेनज़ीर नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि वो एक बड़े ही दबंग किस्म के जो है वो स्पीकर या थे। लेकिन वो एक तैयारा अगवा जो हुआ था, तो वो जुल्फ़िकार जो उनकी तंजीम थी उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तैयारा, और ये ज़िया के दौर की बात है। तो उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं, फिर जब वो आए वापस लौट के, तो उनकी जो सियासत शुरू हुई तो वो बहन और भाई के बीच की टकराव की सियासत थी। तो उन दोनों में वो नहीं था, और उसके बाद वो वहीं पर उन घरों के सामने, अपने घरों के सामने अपनी बहन के दौरे हुकूमत में कत्ल हो गए। तो ये तो एक आपको पता ही है। फिर देखा कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान यानी बिलावल भुट्टो या उनके किसी बहन या किसी की तरफ से, आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से कोई मुबारकबाद या इस तरह की हमने कोई वो नहीं देखी। तो सर ये तो छोटी सी मैंने आपको दास्तान अभी सुनाई है। मैं ये सुनाने बैठूंगी तो ये दास्तान तो बहुत तवील है, किसी दिन इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि ये एक अलग ही कहानी है। क्योंकि जो फातिमा, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले फातिमा भुट्टो की शादी के हवाले से बात की जा रही थी कि इनकी जॉर्ज क्लूनी से शादी होने लगी। उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जॉर्ज क्लूनी के साथ उनकी काफ़ी दोस्ती है और हो सकता है कि उनके साथ उनकी शादी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे पता है ऐसी चीज़ें क्यों वायरल होती हैं, क्योंकि इसके साथ ही फिर कहना शुरू हो जाता है, लो फिर तो ये सियासत में कभी भी ना आए। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो जो जिस खातून ने आना होता है सियासत में उसको शादी करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि वो अगर जॉर्ज क्लूनी से शादी करेगी तो सियासत में नहीं आ सकती। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि सियासत में आएंगे, क्योंकि सियासत में ना आने की एक तो ये कि बहुत ज़्यादा खौफ कहा जाता है कि इनको है, और ये समझते हैं कि अगर ये सियासत में आए तो ये मारे जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, देखेंगे। अभी तो जनाब ये शादी का मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा आपको किस्सा सुना दिया, आगे मैंने आपको कुछ और बातें भी बतानी थी। अब मैं आपको ये बताती हूँ। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं मावरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि कभी ख्वाजा आसिफ और कभी शाहिद खाकान अब्बासी ये अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कैसे बोल पड़ते हैं। 2-3 लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ और ये शाहिद खाकान, ये कुछ ऐसी बातें करें। लेकिन इन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा है कि 84 अरब 84 बिलियन रुपीस का सस्ता आटा, मुफ्त आटा लोगों में तकसीम किया गया है, तो उसमें 20 अरब की करप्शन हुई है। अब फिर उसके बाद जब उन्होंने ये कह दिया, वीडियो आप देख लें, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर बड़ी सख्त वो आया है। और जो हैं निगरान वज़ीर आला आमिर मीर के भाई, उन्होंने कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में 1 पाई की करप्शन नहीं हुई, 1 पाई की करप्शन नहीं हुई। फिर ये है कि एक और खबर मेरे सामने आई, और वो ये है कि DHA एंड UAE ग्रुप साइन MOU फॉर गोल्फ व्यू विलाज इन DHA सिटी कराची। कराची में UAE की एक कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र आ रही है, DHA एंड UAE। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी तो DHA के ज़रिए ही होगी, ठीक है। तो DHA आप जानते हैं। अब ये तस्वीर सामने आ रही है, इसमें ये, अच्छा मैंने कहा कि ये मेरा ख्याल है कि फॉर्मर DG ISPR हैं ये जो खड़े हैं, आई थिंक सो बाबर इफ्तिखार साहब हैं या ये कौन है। तो ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर जो विलाज हैं DHA सिटी वहाँ पर बन रहा है, जिसमें विलास जो बनाए जा रहे हैं, उसमें ये बड़ी कमाल की कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, ये वाली कंपनी करेगी। क्या बलूचिस्तान में जो एक यूनिवर्सिटी बनाने की डिमांड की जा रही है वो एक यूनिवर्सिटी बन गई है? वहाँ पे कॉलेज का जो मुतालबा है वो पूरा हो गया है। बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को जो जेल में डाला हुआ है, उनकी जो डिमांड्स थी वो थी यूनिवर्सिटी बना दो, यहाँ पर कॉलेज बना दो, यहाँ पर यहाँ के लोगों को साफ़ पानी चाहिए, यहाँ के लोगों नंगे पाँव होते हैं, इनके पाँव में जूती चाहिए, इनको खाना चाहिए। क्या वो सब डिमांड्स और मुतालबात पूरे हो गए हैं कि हम कराची में एक बहुत बड़ा शानदार किस्म का विलाज सोसाइटी बना रहे हैं? ऐसी सोसाइटीज़ तो बेशुमार हैं यहाँ पर हैं। तो वो ज़रा थोड़ा सा उधर भी देख लीजिए, क्या ही अच्छा हो कि चलें कोई बाहर की नहीं, कोई अपनी ही कंपनी बलूचिस्तान में भी जाकर, गवादर में उस जगह पर जहाँ पर वो कह रहे हैं जाकर जो है वो कोई बना दे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और घर ही बना दे लोगों